नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एम, जीएम और एचएम। एम समांतर माध्य, जीएम गुणोत्तर माध्य और एचएम हार्मोनिक या आप कह सकते हैं हरात्मक माध्य। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना रहेगा वो रहेगा समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन, शॉर्ट में इसको एम लिखेंगे हम। ठीक है, तो समांतर माध्य कैसे डिफाइन किया जाता है? समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य एम बराबर, आपने एवरेज पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपने एवरेज पढ़ा होगा। ये एवरेज जो होता है, ठीक है, उसको हम जनरल टर्म में या जनरल वे में जब हम सामान्य बातचीत की भाषा में कहें तो उसको हम औसत या एवरेज कहते हैं। लेकिन जब मैथमेटिकल फॉर्म में जब हम आ जाते हैं एडवांस लेवल में, तब उसको हम क्या कहने लग जाते हैं? उसको अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी अभी नंबर या संख्या है उनका योग बट्टे कितनी संख्या है उनको गिनकर लिखना होता है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर, है ना। ठीक है, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारी संख्याएं दे रखी है, x1, x2, x3, x4, इस तरीके से आपको n संख्याएं दी हुई है। तो लास्ट संख्या xn है ना, 1 से लेकर n तक, ऐसे बहुत सारी संख्याएं। तो आप क्या करेंगे? जितनी संख्या है यहाँ पे, कितनी संख्या है n, उतने का इसमें भाग दे दें तो ये क्या बन जाएगा? ये am बन जाएगा। इसको हम कैपिटल A से शो करेंगे, है ना। कैपिटल A जहां भी लिखा हुआ दिखे आगे क्वेश्चंस में, आप मान लेना वो समांतर माध्य है। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी जितनी भी संख्या उनको जोड़ के जितनी संख्या है उतने का भाग दे दें। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्याएं हैं, तो आप 3 संख्याएं ले सकते हैं। जैसे मान लो ए बी सी हैं, तो a प्लस बी प्लस सी, 4 हैं तो 4 ले सकते हैं, बट्टे 4 कर दिया। ठीक है, 3 है तो बट्टे 3 कर दो, तीनों को जोड़ के। ठीक है, ये एम होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, एम कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें हम एपी की, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो उसके अंदर एम का क्या रोल है और वो कैसे कैसे आप यूज ले सकते हैं, वो ध्यान से देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एपी लिख रहा हूँ, मान लीजिए 5, 8, 11, 14, 17, इसके बाद 20, मान लीजिए ये एक एपी है। कितनी टर्म्स है इसमें? 6। ठीक है, एक और ले लेता हूं मैं, 23। कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक एपी है। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एकांतर क्रम में जो संख्याएं आती हैं, इसमें एकांतर क्रम में जो संख्याएं आती हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बाकी बची हुई। ठीक है, तो देखिए इनमें ध्यान से क्या रिलेशन होता है। अगर आप 11 और 5 का एवरेज निकालेंगे, 11 और 5 का एवरेज निकालेंगे, तो 2 संख्या है तो जोड़ के 2 का भाग देंगे, एवरेज ऐसे ही निकलेगा, या मीन जो है अरिथमेटिक मीन वो ऐसे ही निकलेगा। तो इनके लिए क्या आएगा? 8। क्या इन दोनों के बीच वाली संख्या आ रही है क्या? ठीक है, अगर आप 14 और 8 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 11। अगर आप 17 और 11 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 14। अगर 20 और 14 का निकालेंगे तो क्या आएगा? 17। यानी समांतर श्रेणी में कोई भी 3 संख्याएं अगर लगातार ली जाएं तो उनके बीच वाली संख्या जो है वो बाजू वाली दोनों संख्याओं का एवरेज होती है, या कह सकते हैं समांतर माध्य या एम होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन तो ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे मान लो इस समांतर श्रेणी में मैं, ये पहली टर्म है, ये कौन सी है?
चौथी टर्म है और ये कौन सी है, सातवीं टर्म। ठीक है, मैंने ये 3 टर्म ले लिए। तो अगर आप 23 और 5 को जोड़ के देखेंगे तो उनका एवरेज जो है वो कितना आएगा, 14 आएगा। देखो 23 और 5 कितना हो गया, 28। 28/2 करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बराबर गैप पर चल रही है, जैसे ये 1 और 4 है ना, तो कितनी टर्म्स का गैप है, 3 का गैप है। 7 और 4 है तो कितनी का गैप है, 3 का गैप। अगर गैप बराबर हो तो भी क्या होता है, बाजू वाली दोनों संख्याओं का जो एवरेज होता है वो बीच वाली संख्या होती है। अगर उनके नंबर में, जो टर्म्स के जो नंबर है उनमें गैप क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो आपको किसी में आपको ये कह दें कि भाई किसी समांतर श्रेणी का मान लीजिए 15वां पद जो है वो मान लीजिए कह दिया कि भाई 120 है। ठीक है, और आपको कह दिया कि भाई मान लीजिए 27वां पद जो है वो 322 है। अब आपसे पूछ लिया कि बताइए कि इसका 21वां पद क्या होगा, तो आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। किस तरीके से, हमें पता भी 15 + 6 है और 21 + 6, यहाँ से जो गैप है वो यहाँ पे गैप है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों का जो एवरेज होगा वो ये होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें टर्म्स के बीच में जो गैप होता है वो सेम होता है, तो बीच वाली जो टर्म है वो बाकी दोनों का क्या होती है, एम होती है, या दोनों का समांतर माध्य होती है। समझ गए ये बात। ठीक है, तो लगातार भी हो सकती है 3 टर्म्स, या फिर बराबर गैप वाली भी 3 टर्म्स हो सकती हैं। तो उनमें बीच वाली जो टर्म है वो बाकी दोनों का एम होती है। ठीक है, ये पहली चीज आपको याद रखनी है। तो ये पहला पॉइंट था, ये हमने लिख लिया। ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो बाकी बाजू वाली दो का जो एवरेज है या जो एम है वो बीच वाली के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट मान लीजिए एक और एपी है, वही है मान लीजिए पहले वाली एपी आपकी। ठीक है, इस एपी में 5 टर्म्स है। ठीक है, 5 टर्म्स हैं। मैं आपसे कहूं कि इस पूरी एपी का एवरेज कितना होगा या इसका एम कितना होगा, पूरी एपी का एम कितना होगा, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इसको केवल देख के बता सकते हैं कि इसका जो एम होगा वो कितना होगा, 11 होगा। इसका एम कितना होगा, 11 होगा। देखिए कैसे पता लगा मुझे ऐसे पता लगा कि भाई ये जो टर्म है इसके बाजू में इधर भी 2 टर्म्स हैं, इधर भी 2 टर्म्स हैं। तो आप इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, हमेशा 11 ही आएगा। इसका मतलब बीच वाली जो टर्म्स है वही क्या है आपकी, वही आपकी एवरेज होती है। ठीक है, ये कब होती है, देखो ऐसा है कि जब टोटल टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी है, 5 है, यहाँ पे 5 पद हैं टोटल, तो 5 क्या एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे अगर पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो या विषम हो तो एग्जैक्ट बीच में एक टर्म आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सम होती पदों की संख्या, जैसे मान लो सीरीज ऐसे होती 5, 8, 11, 14, 17 और मान लीजिए 20। अब कितने पद हैं इसमें, अब 6 पद हैं। अब इसमें 6 पद हैं, तो अब जो पदों की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन है, यानी सम संख्या में है 6। ठीक है, अब देखो बीच में नहीं आएगी कोई भी टर्म, है ना। जैसे मैं 11 से देखूं तो 2 इधर है लेकिन 3 इधर है, तो ये एग्जैक्ट बीच में नहीं है। 14 से देखें तो 3 इधर है 2 इधर है, ये बीच में नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, अभी भी आप वही काम कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जो टर्म्स हैं इनसे निकाल सकते हो, ये वाली जो टर्म्स हैं इनसे निकाल सकते हो, सॉरी इनसे निकाल सकते हो एवरेज। 20 + 5 का आधा 25 का आधा, तो 12.5 आ जाएगा। ऐसे ही 8 और 17 ये भी 25 आएगा, 25 का आधा, तो ये भी 12.5, या इनसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जो 2 टर्म्स वाला होता है ना कि फर्स्ट और लास्ट को, सेकंड लास्ट को और सेकंड को, और थर्ड को और थर्ड लास्ट को, ये तो दोनों में सही होता है। चाहे पदों की संख्या विषम हो चाहे सम हो, आप इस तरीके से तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन अगर विषम होगी तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि एग्जैक्ट बीच वाली जो टर्म है वही क्या होगी, आपका एवरेज होगी। तो 2 चीजें याद रखनी, एक तो ये कि स्टार्टिंग से और लास्ट से बराबर नंबर पर आने वाली जो टर्म्स हैं उनका जो एवरेज होता है वही पूरी सीरीज का क्या होता है या पूरी एपी का क्या होता है, एवरेज होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि यदि पदों की संख्या विषम हो यानी ओड हो तो जो एग्जैक्ट बीच में आती है, ठीक है, वो टर्म क्या होती है, पूरी एपी का एवरेज होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। पहली टर्म को
और लास्ट टर्म को यानी ए और एल को जोड़ के 2 का भाग दे दें तो आपको एवरेज मिल जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं T1 और Tn लास्ट टर्म को जोड़ के 2 का भाग दे दें तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे ना करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, T2 कर लो और Tn-2 कर लो। यहाँ पे हम टोटल टर्म्स Tn मान रहे हैं ना एपी में, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि तीसरी टर्म और लास्ट से तीसरी टर्म उसको भी आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से ये चलता रहेगा ना, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका सेकंड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, अभी हमने किया था कि यदि पदों की संख्या n जो है वो विषम हो, यदि एपी में पदों की कुल संख्या n विषम हो यानी ओड हो, तो जो मध्य पद होता है एपी का ठीक मध्य पद, ठीक बीच वाला जो पद है, ठीक है, और बीच वाला पद आप कैसे निकाल सकते हैं, n+1/2। ठीक है, जैसे 5 है तो 5+1/2 यानी कौन सा पद, तीसरा पद। ठीक है, थर्ड पद निकालना आपको इस तरीके से। तो जो n+1/2वां पद जो होता है वो एपी का एम होता है, एपी का एम होगा। ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ पॉइंट। हमें पता है भाई एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू a+l होता है, a+l ये एक फॉर्मूला होता है एपी के n पदों के योग का। तो यहां से मैं एस एन बराबर ऐसे लिख दूं, अगर इस 2 को इसके बट्टे में लगा दूं तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2 क्या होता है, एम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस एन जो होता है n इंटू एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी एपी का आपको एम पता है और पदों की संख्या पता है तो आप एपी का जोड़ बता सकते हैं कि टोटल जोड़ उसका कितना हो। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, यही होता है एस एन बराबर। तो यहां से अगर मैं ये कह दूं कि भाई n को इधर रख दें और 2a + n-1 इंटू d/2 कर दें, तो ऐसे कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लिया हमने इसको, 2 को इसके बट्टे में लगा दिया। अब 2 का भाग 2a में देंगे तो a हट जाएगा, फिर 2 हट जाएगा, a + n-1 इंटू डी में अलग से दे दिया 2 का भाग। और हमें पता है कि भाई ये क्या होता है, ये am होता है, n इंटू एम ही तो होता है, ये am है आपका। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि am का एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, पहला पद इंटू n-1/2 इंटू डी। तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, n एपी में टोटल पद है, n एपी में कुल पदों की संख्या, ये ध्यान रखना है। n कोई भी नंबर नहीं चलेगा, कुल पदों की संख्या आपको पता होनी चाहिए कितने हैं एपी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि किसी 20 पदों की एपी का समांतर माध्य 28 है, तो एपी के सभी पदों का योग कितना होगा। तो हमने देखा था कि एस एन बराबर n इंटू एम होता है, ए भी बोल सकते हैं n इंटू ए। ठीक है, तो एस एन निकालना है हमें, तो टोटल 20 पदों का, तो n की जगह तो 20 हो गया, टोटल पद 20 है, एम कितना 28, तो आंसर क्या जाएगा 560। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक और क्वेश्चन दिया आपको कि किसी 29 पदों वाली एपी का 15वां पद जो है वो 19 है, तो एपी के सभी पदों का योग बताइए कितना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए भी 29 पद है अगर एपी में, तो n का मान जो है वो क्या होगा 29। और हमें पता है एम जो होगा वो 29 + 1/2वां पद के बराबर होगा। जितना भी इस पद का मान आएगा उतना ही क्या होगा, एम होगा, क्योंकि पदों की संख्या विषम है ना,
तो ठीक बीच वाला जो पद है वो क्या होगा आपका एम होगा। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से 15वां जो पद है वो क्या होगा एम होगा। और 15वां पद कितना दिया है 19, इसका मतलब एम का मान कितना है 19। और अगर एम का मान 19 है, एन का मान 29 है, तो एस एन बराबर क्या होता है एन इंटू एम। तो यहाँ से एस एन बराबर क्या आएगा, एन कितना 29 और ए एम कितना निकाला हमने 19। ठीक है, तो एक्चुअल में इस बार इसने डायरेक्ट ए एम नहीं बोला, एक पद दे दिया बीच वाला, तो बीच वाला पद इसका मतलब आप समझ जाओ कि वो ए एम ही दिया अगले ने ना। तो 19 गुणा 9 कितना आ जाएगा 171 होगा, और 38 और 17 कितना आ जाएगा तो 55, आंसर आ जाएगा 551। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपको ध्यान रखने कॉन्सेप्ट की, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इनको करने। ठीक है, देखिए इसी में एक पॉइंट और पूछा जाता है कि दो संख्याएं दे देगा आपको कोई भी, ठीक है, उनके बीच में बोलेगा कि आपको 10, 20, 15 कितने भी बोल देगा कि इतने समांतर माध्य आप परिवेशित करके बताओ, यानी समांतर माध्य बना के बताओ इतने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे ए और बी दो नंबर है, मान लीजिए ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच में आपको समांतर माध्य रखने हैं, तो इनके बीच में कुछ संख्या इंसर्ट करनी है आपको, ऐसी संख्या इंसर्ट करनी है कि वो सब समांतर माध्य है ना। और समांतर माध्य कब आती है बीच वाली संख्याएं सारी, जब ए से स्टार्ट करके बी तक जितने भी नंबर है सब किस में आ जाएं, एपी में आ जाएं। तो आपको क्या करना है, किसी भी एपी का पहला पद दिया हुआ है, उस एपी का लास्ट पद दिया हुआ होगा, आप ये मान के चले ए और बी क्या एपी के पहले और लास्ट पद है, आपको बीच वाले पद जो है वो निकालने हैं, ऐसे मान के चले इस क्वेश्चन को। तो मान लेता हूं कि बीच में जो समांतर माध्य या जो पद हमने इंसर्ट किए हैं वो क्या है a1, a2, a3 और अप टू कहां तक an। तो हमने n संख्याएं बीच में या n पद हमने बीच में लिखे हैं। अब ये a1, a2 इनके मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है कि चूंकि ये AP होंगे, तो ये AP में है, तो ये जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा D। मान लेते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है इनका वो क्या है D है। ठीक है, सबका कॉमन डिफरेंस D है। आप ये बताइए इस AP में टोटल कितने पद हैं, तो मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ से लेकर A1 से लेकर AN तक कितने पद हैं, तो N पद हैं, और एक पद ये हो गया, एक ये हो गया, दो पद और हो गए, तो इसका मतलब इस AP में टोटल कितने पद हैं N+2 पद है। इस AP में N+2 पद है। अच्छा, इसमें D कितने हैं, ये D कितने हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, या छोड़ो आप इसको ऐसे मान लो कि ये B जो है ये कितने नंबर का पद है, तो ये B जो है ये आपका ये N+2वां पद है, N+2वां पद है। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई कोई भी जो पद होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो Tn लिखना है, तो Tn क्या होता है a+n-1 इंटू डी, ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे nवां पद नहीं लिखना है, हमें कौन सा लिखना है n+2वां पद लिखना है, तो n की जगह क्या करना पड़ेगा n+2 करना पड़ेगा इंटू डी। अच्छा, पहला पद तो a ही है, तो a को a ही रख लिया। ठीक है, और ये d सार्वंत्र हमने d माना है, n+2वां पद हम निकाल रहे हैं, और n+2वां पद जो वो क्या है b के बराबर है, ये b के बराबर आ जाना चाहिए। a को मैं इधर ले आऊं तो n+1 इंटू डी बराबर क्या बनेगा b-a, और यहाँ से d बराबर क्या बन जाएगा b-a/n+1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, जब भी आपसे पूछे कि इन दो संख्याओं के बीच में इतने समांतर माध्य प्रवेश करके बताइए, तो आपको जो सार्वंत्र लेना है पदों के बीच का वो ये लेना है, दोनों संख्याओं का अंतर बट्टे n+1, यानी जितने माध्य आपको रखने हैं उससे एक ज्यादा का भाग देना है, ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ आप कैसे करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ पहले, मान लो आपसे पूछे कि a1 क्या होगा, तो 100% आप कह सकते हैं a1 होगा a+b, क्योंकि a में d जोड़ते ही आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछे a2 कितना आएगा, दूसरा समांतर माध्य कितना आएगा, तो आप कहेंगे a+2d होगा। तो जिस भी नंबर का समांतर माध्य आपसे पूछे, मान लो आपसे पूछे कि 10 इंसर्ट करके बताइए कि 8वें नंबर का समांतर माध्य क्या होगा, तो पहले पद में 8d जोड़ दो, जितने नंबर का समांतर माध्य उतने d ऐड कर दो आप। ठीक है, तो आपको उतने नंबर का समांतर माध्य मिल जाएगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि 1 और 9/2 के बीच में 7 समांतर माध्य रखने हैं, तो चौथा समांतर माध्य क्या होगा।
तो सबसे पहले तो हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है भाई, बी माइनस ए बट्टे एन प्लस वन। अब यहाँ पे बी कितना है, 9 बट्टे 2, और ए कितना है, 1। दोनों संख्याओं का अंतर कितने माध्य है, 7, तो 7 प्लस 1, नीचे 7 प्लस 1। इसको सरल करेंगे तो 7 बट्टे 2 और बट्टे कितना आएगा, 8। यही आएगा ना, देखो ध्यान से, ठीक है। 7 बट्टे 2 और यह आ जाएगा आपका 8। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 बट्टे कितना आ गया, 16। 7 बट्टे 16 आ गया। हमें कौन सा निकालना है, हमें चौथा समांतर माध्य निकालना है। तो हमें A4 निकालना है। A4 क्या होगा, तो A प्लस 4D होगा, ठीक है। A कितना है यहाँ पे 1, 4 इंटू डी, डी कितना है 7 बट्टे 16, ये 4 बार कट जाएगा। 1 प्लस 7 बट्टे 4 यानी आंसर क्या आएगा, 11 बट्टे 6। तो 11 बट्टे 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने भी समांतर माध्य बीच में रख सकते हैं। नेक्स्ट है अपना गुणोत्तर माध्य या जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। ये अपना नेक्स्ट माध्य है। तो ज्योमेट्रिक मीन को कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए जीएम डिफाइन होता है, जैसे मान लीजिए आपको x1, x2, x3 ऐसे आपको नंबर दिए हुए हैं अप टू xn तक, n संख्याएं आपको दी हुई हैं। आपको इनका जीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना ऐड नहीं करना है, समांतर माध्य में ऐड करना है, गुणोत्तर माध्य में गुणा करना है, ठीक है। तो इसको गुणा करके और पावर लगाएंगे 1 बट्टे n। 1 बट्टे n का मतलब हुआ कि जितनी संख्या है उतनी 1 के बट्टे में लिखना है। जैसे 10 संख्या है तो 1 बट्टे 10, 20 है तो 1 बट्टे 20, 15 है तो 1 बट्टे 15, इस तरीके से पावर लगानी है। ये होता है जीएम, ठीक है। ये जीएम होता है, n संख्याओं का जीएम हो गया। मान लीजिए आपके पास में 2 ही संख्या है, तो 2 संख्याओं के लिए क्या होगा, जैसे x1 x2 है 2 संख्याएं, तो उनके लिए 1 बट्टे 2 होगा। तो 1 बट्टे 2 का मतलब क्या हो गया, रूट हो गया। तो अगर आपको 2 संख्याओं का जीएम निकालना है तो आप उनका रूट कर देंगे। अगर मान लीजिए 3 संख्याओं का निकालना है तो 3 का मतलब 1 बट्टे 3 हो गया ना, और 1 बट्टे 3 को हम क्यूब रूट भी कह सकते हैं। तो 3 का निकालना है तो आप क्यूब रूट निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। 4 का निकालना है तो आप 1 बट्टे 4 पावर कर देंगे, 5 का तो 1 बट्टे 5। इस तरीके से गुणा करके आप उनको निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी जीपी के लिए कोई भी हम जीपी ले लेते हैं, एक सिंपल सी जीपी ले रहा हूं मैं, जैसे 1 2 4 8 16, ये मैंने एक 5 पदों की जीपी ली है। तो अगर आप इसका जीएम निकालना चाहें, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं कि बीच वाली टर्म क्या होंगी, जीएम होंगी, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, 5। अगर पदों की संख्या विषम होगी, ठीक है, तो अगर एपी में है तो बीच वाली टर्म एएम होगी, अगर जीपी में है तो बीच वाली टर्म जीएम होगी। जैसे एपी में था बिल्कुल वही एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। फिर एपी में जो दूसरी आपकी प्रॉपर्टी थी एएम में, वो ये थी कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड और सेकंड लास्ट को कर दो, थर्ड और थर्ड लास्ट को कर दो, ठीक है, तो आपको जीएम ही मिलता है। तो इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। देखो 1 और 16 का अंडर रूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जीएम निकाल रहे हैं 2 संख्याओं का, ठीक है। तो कितना आया, 4, देखो आ रहा है ना 4, बीच वाली संख्या आ रही है। ऐसे ही सेकंड और सेकंड लास्ट का करें, इनका जीएम निकालें तो भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम में लगती है वही प्रॉपर्टी जीएम में भी लगती है, ठीक है। यानी फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट सेकंड और सेकंड लास्ट, यानी आगे पीछे से बराबर जो पोजीशन पर जो टर्म्स आती हैं उनको गुणा करके रूट कर लो तो आपको जीएम मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया था, हमने ये कहा था कि भाई जो जीपी होती है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होती है, और एनवी टर्म क्या आती है, यही आती है, ठीक है, एनवी टर्म यही आती है। तो आप अगर इनको देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a इंटू n-1। इसका रूट करना है, हमें रूट करना है ताकि हम जीएम ले सकें। तो पूरी जो आपके पास पूरी जीपी है उसका जीएम क्या बना, ठीक है, इसका अगर हम रूट करें तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर का रूट यही हो गया, और ये r की पावर n-1 जो है वो आधी हो जाएगी। तो ये जीएम का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, अगर डायरेक्ट याद रखना चाहे तो a इंटू आर की पावर n-1 बट्टे
2, ये आपका जीएम का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हालांकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इन चीज़ों की, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि ऐसा होता है। ठीक है, अब एक एपी में हमने ये कहा था कि लगातार अगर 3 टर्म्स हों एपी में तो बीच वाली टर्म जो है वो बाकी 2 का क्या होती है, एएम होती है। जीपी में भी यही होता है कि अगर आपके पास लगातार 3 टर्म्स हैं ना, ये आप लिख लेना चाहिए। मान लीजिए आपको एबीसी 3 टर्म्स दी हुई है कि एबीसी जो है वो जीपी में है, तो आप 100% ये कह सकते हैं कि बीच वाली जो टर्म है वो बाकी दोनों का जीएम होगी। तो ए और सी का रूट कर लेंगे, यहाँ से बी बराबर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर ए बी सी आपके पास जीपी में है तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर बाकी दोनों के गुणा के बराबर होगा, क्योंकि बी जो है वो ए और सी का गुणोत्तर माध्य होगा। ठीक है, अब जैसे हमने एपी में बात की थी, मान लीजिए आपको ऐसे दिया हुआ है 3 टर्म्स, तो मैंने कहा था कि अगर ये गैप बराबर चलता है तो बीच वाली टर्म जो है वो, अगर ये तीनों एपी की टर्म से मान लो, तो बीच वाली टर्म जो है वो इन दोनों का क्या होती है, एएम होती है। ठीक है, जीपी में भी ये सही होता है, जीपी में भी सही होता है। अगर आपको 3 टर्म्स बराबर गैप पे दी हुई हैं, बराबर गैप पे 3 टर्म्स दी हुई हैं, तो बीच वाली टर्म्स बाकी दोनों का क्या होगी, जीएम होगी। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि T8 जो है वो बराबर होगा √T5 गुणा T11। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको बहुत जगह काम में लेना होगा ना। आगे पूरी अर्थमेटिक हम पढ़ेंगे, अर्थमेटिक के हर टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट आपका यूज में आएगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, चाहे एपी हो चाहे जीपी हो, अगर बराबर गैप वाली टर्म्स दी हुई हैं तो बीच वाली टर्म्स जो है वो बाकी दोनों का एएम या जीएम हो जाएगी। अगर एपी है तो एएम हो जाएगी और जीपी है तो जीएम हो जाएगी। ये जरूर आपको ध्यान रखना है ये चीज। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम ब्याज वगैरह पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है, और आप जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं बराबर गैप पे, ईयर पे, तो ये बहुत काम में आती है ये चीज, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है सीधे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे हमने ए और बी 2 संख्याओं के बीच में एन समांतर माध्य रखे थे, वैसे ही हम गुणोत्तर माध्य भी रख सकते हैं। ठीक है, इस बार क्या होगा, अगर हम ए और बी के बीच में एन गुणोत्तर माध्य रखेंगे, G1 G2 G3 अप टू Gn, अगर हम गुणोत्तर माध्य रखेंगे तो जो सीरीज बनेगी वो जीपी बनेगी, है ना। और जीपी बनेगी तो इसका जो सार्व अनुपात है वो मैं मान लेता हूं क्या है, आर, यानी ये सब आर से मल्टीप्लाई होते हुए जा रही है। सार्व अनुपात हमने या कॉमन रेशियो हमने आर मान लिया इसका। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई ये जो है ये कितने नंबर की टर्म्स होगी, ये n+2वां पद होगा, जैसे एपी में था वैसे इसमें होगा। ठीक है, हमें पता है भाई Tn बराबर क्या होता है, a × r⁻n−1, यही होता है। लेकिन हमें तो क्या करना है, Tn+2 निकालना है, तो n की जगह n+2 कर दें, तो n+2 - 1 करना पड़ेगा। यानी ये पद जो है ये कितना है, b है, तो b बराबर क्या मिला, a × r⁻n+1। अच्छा, a को इधर ले जाएं तो बट्टे में आ जाएगा, और n+1 पावर को उधर ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, r का मान इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना, उसमें क्या था, d था, इसमें क्या है, r। अब मान लीजिए आपको G1 निकालना है, तो G1 क्या होगा, मुझे दिख रहा है a को r से मल्टीप्लाई करते ही क्या आएगा, G1 आएगा, तो ये AR होगा। G2 क्या होगा, तो AR² हो जाएगा। ठीक है, जो भी आता है आपके पास r का मान यहाँ से, वो आप यहाँ पे रख के, और इस तरीके से आप कोई भी गुणोत्तर माध्य इनमें से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना। फॉर्मूला क्या आप खुद भी बना सकते हैं वैसे, ठीक है, बाकी आप याद रखें तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। उसमें क्या था, b - a था, अंतर था, इसमें b/a है, उसमें बट्टे में 1/n, बट्टे में n+1 था, इसमें पावर में 1/n+1 है। ठीक है, बाकी दोनों एक जैसे ही है, वो एपी में था इसलिए उस तरीके से था, ये जीपी में इसलिए इस तरीके से। ठीक है, तीसरा है अपना हरात्मक माध्य या HM यानी हार्मोनिक मीन। ठीक है, HM कैसे डिफाइंड होता है, तो HM के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको मान लीजिए बहुत सारी संख्याएं दे रखी है, x1 x2, उनका आपको HM निकालना है, तो जितने नंबर हैं उनका क्या करेंगे,
ऊपर लिखेंगे और नीचे सारी संख्याओं के इनवर्स लिखेंगे, सारी संख्याओं के इनवर्स लिखेंगे 1/xn। ये इसका फॉर्मूला आएगा। आप देख भी सकते हैं कैसे आया है। देखो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास जो संख्या है वो क्या है, x1 x2 x3 इस तरह से है, ये HP में होंगे, ठीक है। तो फिर आप अगर इनको AP में लाएंगे तो AP में क्या होगा, 1/x1 1/x2 1/x3, ये किस में आ जाएंगे, AP में, ये AP में होगा। और अगर आप AM निकालें, यानी आप इनका समांतर माध्य निकालें, तो इनको जोड़ के, ठीक है, जितनी भी संख्या है उनको जोड़ के क्या करेंगे, n का भाग देंगे। और समांतर माध्य का जो उल्टा है, ये AM हो गया ना, इसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, HM होता है, क्योंकि AP का उल्टा क्या होता है, HP होती है। तो AM निकाल के उसका उल्टा करेंगे तो देखो ये टर्म आ जाएगी, तो ये HM होता है, ठीक है। इसके अंदर आप ध्यान रखना है n ऊपर आता है ना, पदों इसकी संख्या जो ऊपर आती है, और पद जो है वो इनवर्स होके जुड़ते हैं, यानी उल्टे होके जुड़ेंगे हमेशा बट्टे में, ये आपको ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दो संख्याएं दे दी, मान लो A और B है, तो आपको पूछा भी A व B का HM क्या होगा, तो बहुत आसान सा है, ठीक है। दो संख्या है तो 2 लिखा ऊपर, n की जगह 1/a + 1/b कर लिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2ab/a + b। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, दो संख्याओं का HM, ज्यादातर यही काम में आता है। तो अभी पीछे किया था ना हमने एक क्वेश्चन, उसमें आया था ये, पीछे वाले वीडियो में जब हमने HP पढ़ा था उसमें आया था ये, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, दो संख्याओं के HP को, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है AM GM और HM में क्या रिलेशन है या क्या संबंध आपस में। तो देखो AM जो होता है आपका, मान लेते हैं हम दो संख्याएं ले रहे हैं, दो ही संख्याओं के लिए लेते हैं, आप दे तो 3 के लिए लो और 4 के लिए ले, n के लिए ले लो, कितने के लिए भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 के लिए प्रूव हो जाएगा तो बाकी सबके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। AM जो है वो मान लेते हैं, तो हमने दो संख्याएं ले ली A और B, आप चाहें तो x1 x2 भी ले सकते हो। तो A और B का AM क्या होगा, दोनों का योग बट्टे 2, यही होगा, दोनों का योग बट्टे 2, ये AM होगा। अच्छा GM क्या होगा, तो GM होगा दोनों का गुणा और उसकी पावर 1/2, मतलब √, ये GM होगा दो संख्याओं का। और HM क्या होगा, तो HM होगा 2ab/a + b, भी निकाला था हमने, ये HM होगा दोनों संख्याओं का। अब आप इनके बीच में रिलेशन पढ़ना चाह रहे हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखो आप क्या करें, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो a + b कट जाएगा, है ना। तो देखो AM और GM को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है, देखो a + b/2 और 2ab/a + b, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, a + b से a + b कटा, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया आपका AM × GM, सॉरी HM, AM × HM बराबर AB। और आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं AB निकालूं तो GM का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये GM का स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, AB मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो AB की जगह हम क्या रख सकते हैं, GM का स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो यहां से हमें रिलेशन क्या मिलता है कि G² जो होता है वो A × H होता है। यहाँ पे G तो क्या है, गुणोत्तर माध्य, A क्या है, समांतर माध्य, और H क्या है, हरात्मक माध्य। ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है कि G² = A × H होता है, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये अपने पास एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 27 और 12 है, तो उनका हरात्मक माध्य कितना होना चाहिए। तो हमें G का मान दिया हुआ है कितना, 12, और A का मान कितना दिया हुआ है, 27, ठीक है। और हमें H निकालना है, H कितना होगा, तो हमें पता है भाई इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो G² बराबर होता है A × H, तो G का मतलब हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर, A कितना हो गया 27,
इंटू एच, इसको एच निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या आएगा 144/27, 9 से काट देंगे तो 16/3, तो ये h का मान आएगा 16/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों में से दो देके तीसरा आपसे पूछ सकता है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दो संख्याओं के हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात यानी रेशियो दिया हुआ है, तो आपको दोनों संख्याओं का, दोनों नंबर्स का रेशियो बताना है क्या होगा। मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं वो क्या है, ए और बी है, ए और बी है, तो हमें एच का और जी का रेशियो दिया हुआ है, एच का और जी, h/g दिया हुआ है कितना, 4/5, ठीक है। अच्छा h क्या होता है, अगर ए बी के लिए h लिखे तो क्या आएगा, h आएगा 2ab/a+b, और g क्या आएगा, तो g आएगा √ab बराबर 4/5, ठीक है। a+b नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो √ab से ये ab कटेगा, यहाँ √ab बचेगा, क्योंकि एक पावर है ना a और b की, तो आधी आधी पावर कट जाएगी, आधी पावर बचेगी, तो 2√ab/a+b बचा, ठीक है। इसको मैं उल्टा कर लेता हूँ, उल्टा देखो क्यों किया अभी आपको पता लग जाएगा, a+b/2√ab, इसको ऐसे लिख लिया मैं, 5/4 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, योगांतर अनुपात, CND पढ़ा होगा आपने, CND करेंगे इसका, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो बोलते हैं इसको, ठीक है, या योगांतर अनुपात भी कह सकते हैं। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो या CND क्या होता है, CND का मतलब होता है a+b में एक बार ये जोड़ दो, 2√ab जोड़ दो, और a+b में से एक बार ये माइनस कर दो, यानी अंश प्लस है बट्टे अंश माइनस है ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बट्टे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ऐसा ही इधर कर दो, 5+4/5 - 4, ये हम रेशियो में पढ़ लेंगे, CND आ गया ना, रेशियो में आएगा। अब देखो ये क्या हुआ एक्चुअल में, a जो है वो क्या है, √a का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, b जो वो क्या है, √b का होल स्क्वायर है, और ये है 2√a × √b, ऐसे ही बट्टे में है, √a का होल स्क्वायर है, √b का होल स्क्वायर है, 2√- 2√a × √b, इधर क्या बचा 9/1, ठीक है। ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये a² + b² + 2ab बन गया, ठीक है, तो ये a+b का होल स्क्वायर हो गया, और ये a² b² - 2ab बन रहा है, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको हम होल स्क्वायर में लिखें अगर, तो √a + √b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको लिखें तो √a - √b का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इधर क्या हो गया 9, चलिए अंडर रूट करेंगे दोनों तरफ। ध्यान ये रखना है कि HM, AM और GM में a और b जो होते हैं, यानी जो भी संख्याएं होती है वो पॉजिटिव होती हैं, इसलिए -3 नहीं लेना है, केवल +3 ही लेना है, ठीक है। तो 9 का अंडर रूट 3 ले लेंगे। अब एक बार फिर से इसमें CND लगा दें, या फिर आप इसको क्रॉस गुणा कर दें, एक ही बात है, तो आप क्रॉस गुणा भी कर सकते हैं। अब तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा 3√a - 3√b, तो √a को इधर ला के घटाएंगे, 2√a बचा, और इसको उधर ले जाके जोड़ेंगे तो 4√b हो गए, एक तो ये हो गया, 3 ये हो गए। यहाँ से √a/√b निकालेंगे तो 2/1 आएगा, 2/1 आएगा। इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर करके दोबारा से, तो a और b क्या आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। इसका मतलब जो a और b है उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो 4:1 है, यानी उनका अनुपात 4:1, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात 2:1 है, तो संख्याओं का अनुपात बताना है। या फिर a + b और √ab का अनुपात 4:1 है, तो 1:1 भी बताना है। ये आपको अलजेब्रा में मिल जाएगा क्वेश्चन, SSC ने पहले पूछा हुआ भी है ये, ठीक है, CGL में पूछा हुआ, आप देख लेना, TDS में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये अलजेब्रा में आपको मिल जाएगा एज इट इज। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे, मान लेते हैं कि संख्याएं a और b हैं,
दो संख्याएं क्या है, ए और बी है। आपको क्या बोला है, समांतर माध्य यानी ए और गुणोत्तर माध्य यानी जी। तो ए और जी का अनुपात क्या दिया हुआ आपको, 2:1 है। ठीक है, तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बट्टे 2, दोनों संख्याओं का योग बट्टे 2, और जी को क्या लिखेंगे, रूट ए बी। ये इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता, ये यहाँ से यहाँ आ जाता, तो देखो ए प्लस बी और रूट ए बी का अनुपात 4:1 मिल रहा है ना। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पता लग रहा है और ये यहाँ से हो ही रहा है। ठीक है, फिर से वही करेंगे, ऊपर एक बार इसको √2ab को इसमें जोड़ देंगे, CND लगाएंगे फिर से, और ये 2√ab ऐसे घटा देंगे। इधर क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा और 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से क्या बनेगा, √a + √b का होल स्क्वायर बनेगा, और ये क्या बनेगा, √a - √b का होल स्क्वायर। इधर 3/1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका मतलब √a + √b बट्टे √a - √b बराबर √3 मिला। ठीक है, √3/1। इसको आप या तो इसको दोबारा से CND लगा दो, मतलब इसमें ये जोड़ना है ना, तो √a + √b में √a - √b जोड़ना है, और ऐसे ही √a + √b में √a और √b को घटाना है, ये वाला घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और ये हो जाएगा √3 - 1। इधर भी लगा देंगे, CND दोबारा लगा लिया हमने ना, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ऊपर 2√a बचा, नीचे 2√b बचा, और इधर √3 + 1 बचा, और ये √3 - 1 बचा। 2 से 2 कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो a/b बराबर क्या बना, √3 + 1 का होल स्क्वायर और √3 - 1 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हम ओपन कर दें तो √3 का तो 3 हो गया, 1 का 1 हो गया, और 2 गुणा √3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 + 1 - 2 √3 आ जाएगा। a + b और a - b के होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। ठीक है, तो ये ऊपर बनेगा क्या, 4 + 2 √3, और नीचे बनेगा 4 - 2 √3। आगे और सोल्व करेंगे, ऊपर नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो 2 + √3 ऊपर बचेगा और 2 - √3 ऊपर बचेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान रखिए, 2 बार CND लगाए, पहले यहाँ पे लगा था, फिर यहाँ पे दोबारा लगाया ना। इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, ऐसे इधर इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें से ये घटाएंगे। तो ये आपका आंसर आएगा 2 + √3 / 2 - √3, ये दोनों का रेशियो होगा। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य जो है वो 4 है, मतलब हमें h दिया हुआ है, h की वैल्यू 4 है। ठीक है, समांतर माध्य a ही दिया हुआ है और गुणोत्तर माध्य g दिया हुआ है, कैपिटल G। ये एक रिलेशन दिया हुआ है a और g में, आपको दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो क्या दिया है, आपको दिया हुआ है 2a + g² बराबर 27। अब हमें पता है भाई g² बराबर क्या होता है, a × h, तो हम g² की जगह a × h रख सकते हैं। h की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, 4। तो यहां से मैं a कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा, 2 + h, h की जगह 4 रखते हैं। तो यहां से a बराबर कितना आ गया, यहां से a आ जाएगा आपका 4 × 2 8 हो गया क्या, 8 का भाग देंगे तो 27, सॉरी 4 2 6, 27/6, तो कितना आ जाएगा, 9/2। ये हमने a निकाल लिया। जैसे अभी पीछे कर रहे थे ना, a/h करेंगे, है ना, a/h। a कितना है भाई, 9/2, और h कितना है, h है आपका 4, तो 9/8 हो जाएगा। अब हमें पता है भाई a होता है आपका a + b/2, दो संख्याएं ले लो a और b, है ना, और ये क्या होता है, ये होता है आपका 2ab/a + b, ये होता है। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 9/8। चलिए इस 2 से इसको काट देते हैं, ये 4 हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो a + b का होल स्क्वायर, a + b ऊपर जाएगा ना, गुणा में बट्टे 2ab बराबर हो गया 9/4, 9/4 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको मैं 2 को काट देता हूँ इससे, ठीक है। और इसका क्या कर लेते हैं, अब इसका स्क्वायर हटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इसका अंडर रूट करेंगे हम, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर हट जाएगा, रूट ए भी बचेगा, और इधर क्या बचा 9, ये 3/√2 बचा, 3/√2। अब हमें फिर से क्या करना है, वही तरीका लगाना है। दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, दोनों तरफ 2 का भाग दे दिया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अगर हम अब CND लगाएंगे यानी युगांतर अनुपात लगाएंगे तो ये इस तरह से निकल जाएगा, और ये 3 + 2√2 और 3 - 2√2 इस तरह से निकल जाएगा। इसको हमें पता है, हम क्या लिख सकते हैं, √a + √b का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं √a - √b का होल स्क्वायर। इधर आ गया आपका 3 + 2√2 और 3 - 2√2। इसका अंडर रूट लेंगे तो √a + √b बट्टे √a - √b, ये ऐसे बनेगा। इधर हो जाएगा अंडर रूट 3 + 2√2 और अंडर रूट 3 - 2√2। जब आगे हम सेट्स और इंडिसेस पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट में, तो वहाँ पे हम करेंगे कि भाई इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ना, 3 को हम क्या लिखते हैं 2 + 1 और प्लस 2√2, 3 को 2 + 1 लिख लेते हैं ना। ऐसे ही नीचे वाले 3 को भी 2 + 1 लिख लेते हैं, इसको ऐसे कर लेंगे। ये क्या है कि ये √2 का होल स्क्वायर है, देखो आगे मैं करके बता देता हूँ, √a + √b और ये √a - √b। ये जो है आपका 2, इसको हम √2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ये 1 का होल स्क्वायर है, और ये 2√2 × 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √2 × 1। तो ये क्या बना, देखो ये a + b का होल स्क्वायर बना, ये a - b का होल स्क्वायर बना। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ये हो गया √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होगा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ये स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं आप आगे, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से बचा। एक बार फिर योगांतर अनुपात लगा देंगे तो इसमें ये जुड़ेगा तो b कट जाएगा, 2√a बचेगा, तो 2√a अपॉन फिर b जोड़ेंगे तो 2√b बचेगा, जैसे पहले किया था ना। इसमें ये जोड़ेंगे तो √2 2√2 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, तो 2 कट जाता है दोनों तरफ से ये हमेशा। अब स्क्वायर कर देंगे तो a/b क्या आ जाएगा, 2/1, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:1 है। ये क्वेश्चन बस थोड़ा सा बढ़ा के दिया आपको, बाकी क्वेश्चन वही है। देखो HM दे दिया, a हम निकाल लेंगे, AM निकाल के फिर वही तरीका है जो हमने पहला क्वेश्चन किया था इस टाइप का, है ना, वही तरीका इसका, उसी तरीके से आगे कर लेंगे। ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, अगर समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आया तो आगे सिंप्लीफिकेशन का वीडियो हम पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा, सेड और इंडिसेस पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको ये सारा डिटेल से एक बार फिर से करवा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना काफ़ी है, अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसका कुछ यूज होता है मैक्सिमम और मिनिमा निकालने में, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कुछ संख्याओं की निकालने में इसका यूज होता है, वहाँ पे इसको और करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।